हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 5। और पार्ट 5 में अपन स्टार्ट करने वाले हैं एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17। अगर अभी तक आपने पार्ट 4 विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट 4 विजिट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 5, और जिसमें अपन को करने हैं एलिमेंट 17, ग्रुप 17 सॉरी। तो देखो, ग्रुप 17 में जो एलिमेंट है वो अपन इस लाइन से याद कर सकते हैं, फिर कल बार आई अटे या फिर कल बार आई अंटी। ठीक है, तो FCl, Br, I और Et। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे, ये सब मैं आपको डिटेल में 2 बार बता चुका हूं, ग्रुप 15 और ग्रुप 16 में। तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP5। और अपन जब लिखते हैं तो अपन कैसे लिखते हैं, इनर्ट गैस लिख देते हैं जो पिछले पीरियड की होती है। फिर N-2 F के ऊपर 14, N-1 D 1 to 10, सॉरी यहाँ पे 10 ही करेंगे, 1 to 10 क्यों लिखेंगे, और NH2 और NP5। ठीक है, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन कौन से पीरियड की है, सेकंड पीरियड की है। क्लोरीन थर्ड पीरियड की, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए अपन 8 ऐड करते हैं, सेकंड से थर्ड में जाने के लिए 8, फिर 18, फिर 18, 32 और फिर 32। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, 8 ऐड करेंगे तो क्लोरीन का आ जाएगा, 18 ऐड करेंगे 35 ब्रोमीन का आ जाएगा, 18 ऐड करेंगे 53 आयोडीन का आ जाएगा, और 32 ऐड करेंगे तो 85 किसका आ जाएगा, 80 एस्टेटाइन का। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव है, तो अपन जब डिस्क्रिप्शन करेंगे तो उसमें इसका जिक्र नहीं होगा, खाली ये 4 एलिमेंट आएगा। ये इनके क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आप अच्छे से लिख सकते हैं। अब उम्मीद करूंगा कि अब तक आप सीख चुके होंगे। नेक्स्ट है कि ग्रुप 17 एलिमेंट को हेलोजन भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, तो हेलोजन जो होता है उसमें हेलो वर्ड का मतलब होता है सॉल्ट, और स्पेशली सी सॉल्ट। तो सी सॉल्ट जितने भी है उनमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब होते हैं। तो ये सॉल्ट फॉर्मिंग सब्सटेंस होने की वजह से हेलोजन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्यूरेंस। तो फ्लोरीन जो है वो नेचर में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ब्रोमीन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्लोरीन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो अपन को ये देखना है। तो कुछ फॉर्मूले याद रखने। तो फ्लोरीन जो है फ्लोरोस्पार बोले तो CF2, क्रायोलाइट Na3AlF6 और फ्लोरोएपेटाइट जिसका ये फॉर्मूला इस फॉर्म में क्या होता है, नेचर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये तीनों ही फॉर्मूले आपको पूछे भी जा सकते हैं एग्जाम में। इसके अलावा बॉन्ड टिथ में भी ये होता है। क्लोरीन जो होता है वो इन 3 फॉर्म में होता है, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में NaCl में, कार्नेलाइट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है KCl MgCl2 6H2। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाइवा में भी पूछते हैं ये। कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्म में भी क्लोरीन प्रेजेंट होता है। ब्रोमीन जो होता है वो NaBr और KBr के फॉर्म में, और आयोडीन जो होता है वो आयोडेट आयन के फॉर्म में, सी वेजिटेशन, सी फूड जो भी होता है उन सब में ये होता है। ठीक है, यही वजह है कि जो लोग सी फूड खाते हैं उनमें कभी भी आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं होती। थायराइड ग्लैंड बायो में सुना होगा, जो आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से गॉइटर हो जाती है। तो गॉइटर होने के चांसेस सबसे ज्यादा कहां होते हैं, जो पहाड़ी इलाकों पे रहते हैं, क्योंकि वहां के नेचुरली वहां पर क्या होता है, आयोडीन कम होती है, तो उनकी वेजिटेशन में भी कम होती है। जबकि सबसे कम चांसेज होते हैं गॉइटर होने के जो समुद्री इलाकों के पास में रहते हैं, जो सी फूड ज्यादा खाते हैं, क्योंकि उनमें नेचुरली आयोडीन क्या होती है, ज्यादा। एविडेंसी देखी जाए तो नेचर में इन चारों में सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। फ्लोरीन जो है वो 30th मोस्ट एब्यूडेंट एलिमेंट है, 13th नंबर पे आता है, सॉरी ये 20th नंबर पे, ये 47, ये 62। ये दो याद रखना, ये इन चारों में सबसे ज्यादा एब्यूडेंट एलिमेंट है। रैंक आप चाहो तो याद करो, ना करो। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। वही प्रॉपर्टी है 1 by 1 जो अपन पहले भी बार बार डिस्कस कर चुके हैं। अब तो अपने लिए एकदम सिंपल होने वाला है। पहले अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो NH2NP5 होता है, इसका मतलब आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 5 और 2 7, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब इनको एक और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। एटॉमिक और आयनिक रेडियई का क्या होता है सीक्वेंस, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक और आयनिक रेडियई क्या होती है, घटती है। और ग्रुप 17 देखो, इनर्ट गैस को भूल जाओ, बाकी ग्रुप 17 सबसे लास्ट में आती है, इसका मतलब उसकी साइज सबसे छोटी होगी। तो अपने पीरियड में ग्रुप 17 के एलिमेंट की साइज सबसे छोटी होती है, कारण है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा होता है। और एक ही ग्रुप में बात की जाए तो ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ती है। इसका मतलब फ्लोरीन की सबसे कम होगी, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और सबसे बड़ा कौन होगा इसमें, आयोडीन। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन बाकी की भी प्रॉपर्टीज देखते हैं। नेक्स्ट लेते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी।
देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी का भी सीक्वेंस आपको पता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, और यहां बढ़ने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल होता जाता है, ज्यादा एनर्जी चाहिए। और ऐसा क्यों होता है? लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज घटती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या हो जाता है? मुश्किल। और यही वजह है कि ग्रुप 17 तो सबसे लास्ट में होता है। अगेन कह रहा हूं, ग्रुप 18 को आप काउंट ना करें, ग्रुप 17 सबसे लास्ट में होता है, तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। तो ग्रुप 17 की आयनाइजेशन एंथैल्पी काफी ज्यादा होती है, और वो जनरली इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते। तो स्मॉलेस्ट साइज होते हैं इसका कारण, और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एक गेन करने की टेंडेंसी रखेंगे, ना कि लूज करने की। और इस वजह से इनकी टेंडेंसी लूज करने की कम होती है। तो अगर लूज करना है तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी। ग्रुप की बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ती है, जिससे आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाती है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नीचे की तरफ जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ती है, जिससे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। नेक्स्ट लेते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है, और यहां बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान होता जाता है। और अगेन इसका कारण होता है स्मॉल साइज और ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे सबसे लास्ट में ग्रुप 17 आता है, तो ग्रुप 17 की हाईएस्ट होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अपने पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उन्हीं की होगी, और उसका कारण है स्मॉलेस्ट साइज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, हाई टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, बोले तो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? ज्यादा होती है। कोई तकलीफ नहीं। अब देखो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा कहां होगी? ऊपर वाले की, मतलब फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। लेकिन यहां एक्सेप्शन है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक्सपेक्टेड तो क्या है? सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होनी चाहिए, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। और होता क्या है? फ्लोरीन से ज्यादा होती है क्लोरीन की, ठीक है, और ब्रोमीन और आयोडीन से तो ज्यादा ही होगी। मतलब सीक्वेंस कुछ ऐसा हो जाएगा, सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसको समझते हैं। तो देखो फ्लोरीन जो है बहुत छोटा होता है, तो उसकी चार्ज, इलेक्ट्रॉन जितने हैं उनका चार्ज और उसकी साइज का जो रेशियो है वो ज्यादा होता है, जिसको आम भाषा में कहेंगे चार्ज डेंसिटी। तो क्लोरीन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है वो आता है 3p में, और फ्लोरीन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है वो आता है 2p में। तो 2p जो ऑर्बिटल होता है वो छोटा होने की वजह से चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन लगता है। तो पहले से जो 5 इलेक्ट्रॉन है, अब छठा आएगा तो उसको वो रिपेल करेंगे ज्यादा चार्ज डेंसिटी की वजह से, तो वो छठा आसानी से आ नहीं पाएगा। किस केस में? फ्लोरीन के केस में। लेकिन क्लोरीन के केस में 3p थोड़ा बड़ा होता है 2p के कंपेयर में, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और यही वजह है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, किसके कंपेयर में? फ्लोरीन के कंपेयर में। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला एलिमेंट फ्लोरीन होना चाहिए था, लेकिन होता कौन है? क्लोरीन। ठीक है, तो देखो ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज of fluorine, electron density is very high in 2p orbital of fluorine. Electron density ज्यादा होती है, hence it repel incoming electron. Due to this electron gain enthalpy decrease, but size of 3p orbital जो कि क्लोरीन का है वो लार्ज होती है, रिपल्सन कम होता है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर पूछे एग्जाम में तो फ्लोरीन नहीं करना है, क्लोरीन करना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सुन लेना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे करते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? जैसे सपोज करो कि ये दो एटम है ए और बी, और इन दोनों एटम के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रखी है। तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करेगी? न्यूक्लियर चार्ज पे, वो भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। एटम जितना छोटा होगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन उसके उतने ही पास में होंगे, और वो उतना ही आसानी से उसे अपनी तरफ क्या कर पाएगा? खींच पाएगा। तो हेलोजन जो है उसकी हाईएस्ट टेंडेंसी होती है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की। और इसका कारण क्या है? क्योंकि हेलोजन जो होती है वो एक पीरियड में सबसे लास्ट में होती है। 18 ग्रुप को आप छोड़ दें, वो तो इनर्ट गैस है।
इसकी वजह से उस पीरियड में सबसे छोटी साइज उसी की होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी सबसे ज़्यादा उसी का ही होगा, तो आसानी से वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सकती है। तो हेलोजन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स दे हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और कारण क्या है, ग्रुप 17 हैज स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज एंड हाई न्यूक्लियर चार्ज, सो दे इजीली अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब अगर ग्रुप में देखें तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है और टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होती है, घटती है। तो हेलोजन में देखो ऊपर से नीचे जाता है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो नीचे जाने पे घट रही है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की, ये ठीक है। कारण क्या दिखा है अपन ने, ऊपर से नीचे जैसे जैसे फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ बढ़ते हैं एटॉमिक साइज बढ़ती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है, जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है। इसका क्या मतलब है, फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कैसे, देखो मैंने बोला कि इससे इस तरफ जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होनी चाहिए, ग्रुप 17 की। फिर ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, इस हिसाब से सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, ग्रुप 17 में सबसे पहले की। और सबसे पहला कौन सा होता है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। फ्लोरीन के बाद कौन सा होता है, ऑक्सीजन, और फिर कौन सा होता है, नाइट्रोजन। ये तीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। नेक्स्ट लेते हैं फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट ये ऐसा ग्रुप है जिसमें तीनों फिजिकल स्टेट देखने को मिलती है, ठीक है। फ्लोरीन और क्लोरीन जो है गैसियस स्टेट में, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में, और आयोडीन जो है वो सॉलिड स्टेट में, ठीक है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सिर्फ दो ही एलिमेंट रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, एक ब्रोमीन और एक मरकरी, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो देखो जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है वो कुछ ऐसा होना चाहिए, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होनी चाहिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्योंकि इसकी साइज छोटी है, इससे कम होनी चाहिए क्लोरीन की, और सबसे कम होनी चाहिए आयोडीन की क्योंकि उसकी साइज सबसे बड़ी है। ये होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन। फ्लोरीन को यहाँ होना चाहिए जो यहाँ पर होता है, फ्लोरीन की सबसे, फिर ऐसा होना चाहिए था, ये यहाँ क्या कर रहा है। इसका क्या कारण है कि फ्लोरीन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, बोले तो फ्लोरीन और फ्लोरीन एटम दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन गया है और इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन है वो बहुत ज़्यादा है। कारण है कि इनकी साइज बहुत ज़्यादा छोटी है, इसकी वजह से ये एक दूसरे से दूर हटना चाहते हैं, दोनों फ्लोरीन के एटम, और दूर हटना चाहते हैं, इसका मतलब आसानी से टूट जाएंगे। तो फ्लोरीन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बिकम हाई, हैंस इट डिक्रीज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और यही वजह है कि फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन और ब्रोमीन से क्या हो जाती है, कम, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन अलग से भी पूछ सकते हैं कि फ्लोरीन की क्लोरीन और ब्रोमीन से कम क्यों होती है, तो इसका कारण भी यही लिखना है। और आपको ये इंपॉर्टेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का वो ऑर्डर हो सकता है क्योंकि बच्चे या तो ऐसे लिखेंगे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, या आयोडीन क्लोरीन फ्लोमीन ब्रोमीन। तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होता है क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर फ्लोरीन का, फिर आयोडीन का, ठीक है। तो फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन और ब्रोमीन से कम होती है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, हेलोजन जो होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, कलरफुल। देखो फ्लोरीन जो होता है वो येलो कलर का होता है, क्लोरीन जो है वो ग्रीनिश येलो कलर का होता है, ब्रोमीन जो है वो रेड कलर का होता है, आयोडीन जो होता है वो वायलेट कलर का होता है। तो आपको कारण पूछ सकते हैं कि ये ऐसा क्यों है। तो देखो जब भी कोई चीज़ कलर्ड होती है उसका कारण एक ही होता है, या आज आपकी पहली बार टॉपिक आ रहा है, इसके बाद जब भी आए आप यही करना। तो देखो कारण क्या होगा कि उस सब्सटेंस पे जब लाइट गिरती है तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, हायर एनर्जी लेवल में, और ये जाने के लिए वो एक सर्टेन एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। अब ये कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है, ये उस मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। तो हेलोजन पे जब लाइट गिरती है, अब लाइट में सारे तरह की वेवलेंथ होती है, रेडियो, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, सब तरह की होती है। तो जो हेलोजन जो होते हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रा की जो लाइट है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, पर वहाँ तो रह नहीं सकते। तो फिर वापस जब लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी वो वापस इमिट कर देते हैं। तो कौन सी लाइट उन्होंने एब्जॉर्ब की थी, विजिबल की, तो वापस भी वो विजिबल की लाइट इमिट करते हैं, और विजिबल की लाइट कैसी होती है, कलरफुल।
तो हेलोजन एब्जॉर्ब एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन मूव टू हायर एनर्जी लेवल. द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस. और हेलोजन कैसे करता है? एब्जॉर्ब लाइट इन विजिबल रीजन. व्हेन दे रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट दे इमिट कलर. और उसकी वजह से कलर वो क्या करते हैं? इमिट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबिलिटी. तो फ्लोरीन और क्लोरीन जो होते हैं वो वाटर में आसानी से डिजोल्व हो जाते हैं. ब्रोमीन और आयोडीन डिजोल्व होते हैं लेकिन स्प्रिंगली सॉल्युबल होते हैं, मतलब थोड़े कम सॉल्युबल होते हैं. नेक्स्ट जो अपनी प्रॉपर्टी है वो है केमिकल प्रॉपर्टी. अभी तक अपन ने कौन सी की? फिजिकल प्रॉपर्टी. अब अपन को करनी है केमिकल प्रॉपर्टी. और इसमें सबसे पहला पॉइंट है अपना ऑक्सीडेशन स्टेट. तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो जो इन सब के आउटर सेल में क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. तो ये किसी के साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर अपना कंप्लीट कर सकते हैं. तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में नंबर तो 1 आसानी से हो सकता है. और जनरली हेलोजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और इस वजह से इनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -1. ठीक है. इसके अलावा पहले तो अपन ये देख लेते हैं ये -1 क्यों शो करते हैं? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट, तो वो तो कारण हो गया 1 होने का. और जनरली ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव आती है, तो ये -1 का तो कारण हो गया. इसके अलावा +1, +3, +5 और +7 भी शो कर सकते हैं. ठीक है. अब फ्लोरीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है. इसका कारण पूछ सकते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है. तो देखो 1 होता है, इसका तो मतलब समझ में आता है. फ्लोरीन के आउटर सेल कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 हो सकता है. अब 1 ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकना चाहिए, लेकिन सिर्फ माइनस का ही 1 होता है. कारण फ्लोरीन से ज़्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता. तो फ्लोरीन की कभी भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस की हो ही नहीं सकती. प्लस की फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट तब होती जब फ्लोरीन किसी अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ता, तो सामने वाले की माइनस होती है, फ्लोरीन की प्लस. लेकिन फ्लोरीन से ज़्यादा तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता नहीं है, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये -1 शो करता है. ये तो हुआ -1 का कारण. पर ये 3, 5, 7 क्यों नहीं शो करता? उसका कारण है ये अपनी वैलेंसी एक्सपांड नहीं कर पाता. और इसका कारण आपको पता है, ये पहले भी कर चुके हैं. इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होता. फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2s2 2p5 और 2d होता नहीं है. और यही वजह है कि ये अपनी वैलेंसी एक्सपांड नहीं कर पाएगा. ठीक है. तो आप ये नोट कर ले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं. देखो वैलेंसी एक्सपांसन का कारण समझते हैं. देखो जो ग्राउंड स्टेट होता है अपने हेलोजन का, उसमें क्या होता है? NH2 में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, NP में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे और ND खाली होगा. इस स्टेट में देखो तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में नंबर क्या होना चाहिए? 1. अगर ये अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में जुड़ा हुआ है तो +1, और अपने से कम में जुड़ा हुआ है तो -1. तो +1 और -1 का तो समझ में आ गया. अब आगे देखते हैं. अगर इसकी एक्साइटेड स्टेट लूँ तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया. अब कितने अनपेयर्ड दिख रहे हैं? 3. ये कारण हो जाएगा +3 का. अगर एक और जंप कर जाए तो 5 अनपेयर्ड हो जाएंगे और ये +5 शो कर देगा. एक और जंप कर जाए तो ये 7 शो कर देगा. लेकिन ये करने के लिए ND ऑर्बिटल होना चाहिए, जो कि किसके पास नहीं होता? फ्लोरीन के पास. तो बाकी सब एम्प्टी ऑर्बिटल की वजह से एक्सपांड कर सकते हैं, फ्लोरीन नहीं कर पाता. ये अभी अपन ने जो किया था उसका कारण था. ठीक है. नेक्स्ट लेते हैं रिएक्टिविटी. तो देखो हेलोजन जो होता है उसमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद क्या होती है? आयोडीन. फ्लोरीन इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है. जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं तो फ्लोरीन की रिएक्शन अक्सर अपन को कंट्रोल पैटर्न में करवानी पड़ती है, नहीं तो एक्सप्लोजिव हो सकता है, वहां पर हीट ज्यादा रिलीज हो सकती है. तो ये अपन अलग तरीके से कराते हैं. वहां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी अपन हेलोजन से रिएक्शन की बात करते हैं तो वो क्लोरीन और ब्रोमीन होता है. फ्लोरीन और आयोडीन नहीं लेते. फ्लोरीन क्यों नहीं लेते? वो जरूरत से ज्यादा रिएक्टिव हो जाती है और आयोडीन कम रिएक्टिव होती है, तो उसकी रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है. इरिवर्सिबल नहीं, रिवर्सिबल हो जाती है. ठीक है. तो ग्रुप 17 एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं. और खुद इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लूज करवाएंगे. इसका मतलब सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवाएंगे. तो खुद कैसे हुए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुए. ठीक है.
और फ्लोरीन जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है। अब देखो आपके मन में अभी क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा थी, ठीक है, उस हिसाब से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होना चाहिए? क्लोरीन होना चाहिए। उसको भी अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो फ्लोरीन जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये सबको ऑक्सीडाइज तो करता ही है, खुद हेलोजन वालों को भी कर सकता है। तो अगर फ्लोरीन की हेलोजन से रिएक्शन करवाए तो ये देखो हेलोजन को या X माइनस क्यों लिखा, इसका मतलब उस X का कोई भी कंपाउंड, ठीक है, उस कंपाउंड में X के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट तो माइनस ही आएगी, तो उससे रिएक्शन करके उसकी जगह खुद आ जाता है और उसको बाहर निकाल देता है। अब ऐसा करने की वजह से देखो यहां पर X के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? -1, और इधर X के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कुछ है ही नहीं, 0। -1 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब उनका क्या कर रहा है? ये ऑक्सीडेशन। और फ्लोरीन से जो ये रिएक्शन हो रही है इसमें एक्स क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन, क्योंकि फ्लोरीन तीनों का ऑक्सीडेशन कर सकता है। लेकिन यही रिएक्शन अगर मैं क्लोरीन के लिए लिखूं, रिएक्शन तो हो रही है लेकिन ये एक्स सिर्फ ब्रोमीन और आयोडीन हो सकते हैं, या फ्लोरीन नहीं हो सकता, क्योंकि वो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, क्योंकि फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट है। और ब्रोमीन के लिए ये रिएक्शन लिखो तो यह एक्स की जगह सिर्फ आयोडीन हो सकता है, ठीक है। ब्रोमीन जो है वो आयोडीन का कर सकता है, लेकिन क्लोरीन और फ्लोरीन का नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है फ्लोरीन, तो वो बाकी तीनों का कर पाएगा। उसके बाद होता है क्लोरीन, तो पीछे के 2 का कर पाएगा। उसके बाद होता है ब्रोमीन, तो पीछे के 1 का कर पाएगा, और आयोडीन इन तीनों में से किसी का नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना वो क्वेश्चन उठाते हैं कि अपन को पता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो क्लोरीन की ज्यादा होती है, तो उस हिसाब से क्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए, लेकिन अपन लिख रहे हैं फ्लोरीन, तो उसको समझते हैं। तो देखो जब ये ऐसी तरह की रिएक्शन होती है तो इसमें सबसे पहले बॉन्ड टूटता है, इसको कहते हैं डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। फिर उस जो एटम बनेगा वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, X माइनस बनाएगा, इसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और फिर हाइड्रेशन एनर्जी से वो X बनेगा। इन तीनों स्टेप का जो ओवरऑल इंपैक्ट होगा वो डिसाइड करेगा कि कौन ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है, ठीक है। तो एक एक करके तीनों को कंपेयर करते हैं। तो ये वाला जो स्टेप होता है वो फ्लोरीन में आसानी से होता है, क्योंकि फ्लोरीन का बॉन्ड वीक होता है, अपन ने डिस्कस किया था बॉन्ड डिसोसिएशन वाले में। तो फ्लोरीन का बॉन्ड आसानी से टूटेगा, तो उस हिसाब से फ्लोरीन को थम्स अप। फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है क्लोरीन के कंपेयर। सेकंड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर उसके हिसाब से देखें तो क्लोरीन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट, हाइड्रेशन एनर्जी भी फ्लोरीन की ज्यादा होती है। तो इन तीन में से 2 पॉइंट जो है वो फ्लोरीन के पक्ष में फेवरेबल है, एक नहीं है। तो यही वजह कि ओवरऑल तीनों पॉइंट को मिला जुला के देखें तो फ्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, किसके कंपेयर में? क्लोरीन के कंपेयर में। ऐसा समझ सकते हैं 2:1 के फॉर्म में फ्लोरीन विजेता रहा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब एक एक करके अपन को रिएक्शन लिखनी है इसकी। तो सबसे पहले अपन रिएक्शन लिखते हैं किसके साथ? हेलोजन के साथ, मतलब हेलोजन के साथ रिएक्शन, ठीक है। ऐसी रिएक्शन होती है, हेलोजन किसके साथ रिएक्शन करता है? हेलोजन के साथ ही। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे Cl2, ठीक है, और ये किसके साथ रिएक्शन किया? F2 के साथ, और क्या बन गया? 2ClF, ठीक है। ये जो कंपाउंड है जिसमें दोनों ही हेलोजन है, इसे कहते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। और पहले आपकी बुक में इंटर हेलोजन कंपाउंड अभी भी दे रखा है, लेकिन ये आपके सिलेबस से कट हो चुका है, यहां तो करना ही है, लेकिन अलग से हेडिंग थी इंटर हेलोजन कंपाउंड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, लेकिन इस बार कट हो चुका है, ठीक है। और कितने तरीके के इंटर हेलोजन कंपाउंड बन सकते हैं? 4 तरीके के। XX डैश, और जिसमें दोनों एक एक हो। XX3, इसका मतलब एक एक हो, जैसे ये XX टाइप का, दोनों के एक एक है। XX3 जैसे ClF3, ये XX3 टाइप का। XX5 बोले तो IF5, ठीक है, ये X5 टाइप का। XX7 बोले तो IF7। ये तीनों जो है वो एक से ज्यादा पॉसिबल है, मतलब कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं बहुत सारे, लेकिन XX7 वाला सिर्फ IF7 ही हो सकता, और कुछ नहीं। ClF7 और ऐसे कुछ भी नहीं बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ IF7। ये अकेला XX7 टाइप का क्या बनेगा? इंटर हेलोजन। इसका कारण है कि देखो XX7 बनाने के लिए उससे अपनी 7 वैलेंसी करनी पड़ेगी, और इतनी हाई वैलेंसी सिर्फ 2 जने करवा पाते हैं। एक तो कौन करवा पाता है? फ्लोरीन, और एक कौन करवा पाता है? ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन और आयोडीन इस
कॉम्बिनेशन के लिए सुटेबल है। तो XX7 टाइप का जो इंटर हेलोजन बनेगा वो सिर्फ IF7, एक ही एग्जांपल होगा। CLF7 जैसा कुछ नहीं होगा, BRF7 जैसा कुछ नहीं होगा, BRCL7 जैसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक ही ये XX7 टाइप का सिर्फ ये एक ही बनता है, ठीक है। और इनको क्या कहते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड कहते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे करते हैं। नेक्स्ट लेते हैं रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। बोले तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, तो हाइड्रोजन और हेलोजन रिएक्शन करके हाइड्रो हैलाइड, बोले तो HX बनाते हैं, HCl, HBr, HI, HF, इस तरह के कंपाउंड बनेंगे। अगर मैं इन सबको कंपेयर करूं और मुझे एग्जाम में बोले कि इन सबको एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से क्या करूं, अरेंज करूं, तो मैं कैसे करूंगा, देखो HF, HCl, HBr और HI। अगर मैं इस तरफ बढ़ता हूं तो H तो कॉमन है, तो जो भी चीज है वो किन पे डिपेंड करेगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे डिपेंड करेगी। अब इस तरफ जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने से इनका बॉन्ड जो होगा वो वीक होता जाएगा, तो बॉन्ड डिसोसिएशन स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। इसका मतलब HI का बॉन्ड आसानी से तोड़ा जा सकता है और HF का बॉन्ड बहुत मुश्किल से तोड़ा जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब बॉन्ड टूटेगा तभी तो H रिलीज होगा, तो सबसे आसानी से H कौन देगा, HI देगा। इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, इसमें से HI, उसके बाद HBr, फिर HCl और फिर HF है, ठीक है। ये मतलब जो ऑर्डर है वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम आता है। अगर आपको हेलोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर देना हो तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। लेकिन HX का देना हो तो सबसे ज्यादा HI, फिर HBr, फिर HCl और सबसे कम रिएक्टिव होता है HF, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है वो हेलोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी, ऑक्साइड बनाएगी हेलोजन के। और जनरली सारे ऑक्साइड जो होते हैं हेलोजन के वो बहुत ही कम स्टेबल और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। दो ही स्टेबल वो क्या कहते हैं ऑक्साइड अपन काउंट कर सकते हैं, वो है OF2 और O2F2, ठीक है। बाकी जितने भी ऑक्साइड है वो बहुत ही कम स्टेबल होते हैं, इसका मतलब आसानी से टूट जाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो ये मैं आपको कहता हूं कि ClO2, अब ये कम स्टेबल होगा तो टूट जाएगा क्लोरीन और ऑक्सीजन में, और जो रिलीज होगी ऑक्सीजन वो किसी का भी क्या कर सकती है, ऑक्सीडेशन कर सकती है। इसका मतलब ये कैसे हुए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और आसानी से टूट रहे हैं, तो बहुत ही कम स्टेबल है, ज्यादा रिएक्टिव है, और ऑक्सीजन रिलीज होगी और वो रिएक्शन करेगी तो एक्सप्लोजिव की तरह या एक्सप्लोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो को छोड़ के बाकी सब कम स्टेबल ही है, और यही वजह है कि इन सब की रिएक्शन जो होगी वो क्या हो जाएगी, एक्सप्लोजिव टाइप की हो सकती है। हाँ, अगर आपको पूछे ये कैसे नेचर के हैं, तो ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दो के यूजेज याद रखना, ClO2 है वो ब्लीचिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, और I2O5 है जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड के एस्टिमेशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। तो एकदम सिंपल सा है, मेटल के साथ रिएक्शन करके मेटल हैलाइड बनाएंगे। अब मेटल की जो भी यहां पर उसका वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, MXN टाइप के बन जाएंगे। बोले तो Mg और Br की रिएक्शन लिखनी है, तो देखो Mg के ऊपर जो होता है वो क्या आता है +2, और Br के ऊपर क्या होता है -1, तो ये इधर, तो क्या बन जाएगा MgBr2, ये बन रहा है MgBr, MgBr2, ठीक है। और बैलेंस भी, तो मेटल जो होता है वो हेलोजन के साथ रिएक्शन करके मेटल हैलाइड बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अरेंज फॉलोइंग मेटल हैलाइड अकॉर्डिंग टू आयनिक नेचर, MF, MCl, MBr, Mi, और जहां ये M मेटल है और ये कोई भी मेटल ले सकते हो जैसे NaF, NaCl, NaBr, Na, और इनको आयनिक नेचर के हिसाब से अरेंज करना है। तो देखो ध्यान से सुनना, ठीक है, कि नहीं दो चीजों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है, और उसमें अगर पॉजिटिव वाले की साइज छोटी है और नेगेटिव वाले की साइज बड़ी है, तो ऐसे केस में क्या होगा, उन दोनों के बीच में मतलब शेयरिंग बढ़ने लगेगी और कोवेलेंट नेचर बढ़ने लगेंगे। क्या बढ़ेंगे, कोवेलेंट नेचर बढ़ेगी। लेकिन उल्टा हो, पॉजिटिव चार्ज जो है वो बड़ा हो और नेगेटिव चार्ज छोटा हो तो आयोनिक नेचर बढ़ता है। तो इन सब में देखो मेटल तो कॉमन है, सबसे छोटा कौन है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन वाले कंपाउंड आयोनिक होंगे और आयोडीन वाले कंपाउंड कैसे होंगे, कोवेलेंट होंगे, ठीक है। तो आयोनिक के हिसाब से अरेंज करना था तो MF, फिर MCl, MBr, Mi। अगर इसे कोवेलेंट के हिसाब से अरेंज करना होता तो उल्टा हो जाता, सबसे ज्यादा कोवेलेंट होता है Mi,
फिर MBr, फिर MCl और फिर MF। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं क्लोरीन। अपन को दो कंपाउंड पढ़ने हैं हेलोजन के, एक तो करना है क्लोरीन Cl2 और एक करना है HCl। ठीक है, ये दो इस साल सिलेबस में है, बाकी के कट हो चुके हैं। ठीक है, तो पहले क्लोरीन देखते हैं। तो क्लोरीन की प्रिपरेशन रिएक्शन देखते हैं। तो क्लोरीन की प्रिपरेशन रिएक्शन एग्जाम में आती है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और ये वाली तो बोर्ड में आ भी रखी है। ठीक है, और बाकी की भी पूछ सकते हैं। तो देखो, पहली है मैग्नीज डाई ऑक्साइड की HCl से रिएक्शन कराते हैं, मैग्नीज क्लोराइड, क्लोरीन और वाटर बनता है। इसी मेथड से सीले ने फर्स्ट टाइम क्या की थी, क्लोरीन बनाई थी। तो अगर आपको पूछे क्लोरीन फर्स्ट टाइम किसने बनाई, सीले ने, कौन से मेथड से बनाई, तो इसी मेथड से। सेकंड जो रिएक्शन है क्लोरीन बनाने की वो है पोटेशियम पर मैग्नेट से। पोटेशियम पर मैग्नेट की रिएक्शन HCl से कराते हैं, तो पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीज क्लोराइड, वाटर और क्या बनता है, क्लोरीन के 5 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। नेक्स्ट जो है वो है डेकन प्रोसेस। डेकन प्रोसेस में क्या करते हैं, HCl जो होता है उसका ऑक्सीडेशन होगा, वो भी एटमॉस्फेरिक एयर से। बोले तो HCl को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवानी है। एकदम सिंपल सी है, देखो यहाँ HCl का H और ऑक्सीजन H2O के फॉर्म में बन जाएगा और Cl जो है वो क्लोरीन के फॉर्म में निकल जाएगी। सबसे सिंपल मेथड हुआ। ठीक है, याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है ब्राइन से। पहले तो ये देखते हैं ब्राइन क्या होता है। तो NaCl को अगर वाटर में डिजोल्व करें तो उसका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। कंसंट्रेट एक्वस सॉल्यूशन जो होता है NaCl का, उसे ब्राइन कहते हैं। अब क्या करना है, एक कंटेनर इसका एक स्पेशल इक्विपमेंट आता है, उसमें अपन NaCl फिल कर देंगे, उसका एक्वस सॉल्यूशन, और करंट पास कराएंगे। एक हो जाएगा एनोड और एक क्या हो जाएगा, कैथोड। तो जैसे ही NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में करंट पास होते हैं तो इसमें एक तो बनता है Na+ और Cl-। वाटर भी डिसोसिएट हो जाता है H+ और OH- पे। अब यहाँ पे 2 प्लस के थे, इसमें से H के मूव करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी और वो क्या करेगा, नेगेटिव टर्मिनल पे चला जाएगा। वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H बना लेगा, H और H मिलके H2। तो कैथोड पे तो क्या फ्री होगी, हाइड्रोजन। ये Na पीछे ही रह जाएगा। फिर यहाँ 2 माइनस के, इन 2 माइनस में Cl- जो होता है वो एनोड पे पहुंच जाता है और Cl- जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Cl में कन्वर्ट होता है। Cl और Cl मिलके Cl2 बनाती है। इसका मतलब एनोड पे तो क्लोरीन रिलीज हो रही है जो अपन को बनानी थी, कैथोड पे क्या रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन। पीछे क्या बचा, Na+ और OH-। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, NaOH। ये देखो ये रही। यही वजह है कि इस मेथड को क्या कहते हैं, क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। क्या कहते हैं, क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। एल्केलाई क्यों कहा, क्योंकि NaOH बना जो कि वाटर सॉल्युबल बेस है, और वाटर सॉल्युबल बेस को क्या कहते हैं, एल्केलाई। तो NaOH बना, और साथ में क्लोर क्यों कहा, क्योंकि क्लोरीन भी बना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये अपने प्रिपरेशन मेथड थे किसके, क्लोरीन के। नेक्स्ट लेते हैं क्लोरीन की प्रॉपर्टी। सबसे पहला, क्लोरीन ग्रीनिश येलो कलर की गैस है। पंजेंट ऑर्डर होता है, मतलब स्मेल अच्छी नहीं होती, साथ में पॉइजनस भी होती है। बहुत देर स्मेल करे तो हेडेक भी हो सकती है और हेल्थ के लिए बहुत खराब भी हो सकती है। इट इज सॉल्यूबल इन वाटर। वाटर में क्या होती है, सॉल्यूबल होती है। और इसका एक्वस सॉल्यूशन जो होता है वो क्लोरीन वाटर कहलाता है। एक चीज, नीचे एक क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन क्लोरीन इज अ ब्लीचिंग एजेंट। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि क्लोरीन वाटर एक ब्लीचिंग एजेंट होता है, क्योंकि जब क्लोरीन वाटर में डिजोल्व हो जाएगी तो क्लोरीन किसके साथ रिएक्ट करेगी, वाटर के साथ। तो देखो, क्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो HCl और HClO बनाती है। HClO बोले तो हाइपोक्लोरस एसिड। फिर ये हाइपोक्लोरस एसिड जो होता है वो HCl और नेंसेंट ऑक्सीजन बनाता है। फिर ये नेंसेंट ऑक्सीजन कलर्ड सब्सटेंस से रिएक्ट करके कलर लेस कर देती है। इसका मतलब कैसे हुई, ब्लीचिंग एजेंट हुई। अब देखो, ये दोनों जो रिएक्शन है इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इन दोनों से नेट रिएक्शन निकालूं तो देखो HCl से HClO, HClO से HClO कट गया, यहाँ क्या बचा अपने, क्लोरीन प्लस H2O, और HCl और HCl कितने हो गए, 2HCl प्लस O। ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी बुक में ऐसे लिखी हुई भी है। ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन को मेरे इस पैटर्न में लिखने का कारण है कि अगर आपको पूछे कि क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन किसकी वजह से होता है, तो वो हाइपोक्लोरस एसिड फॉर्मेशन की वजह से होता है। ये जो बनता है तो वो HCl और ऑक्सीजन में टूटेगा। ठीक है, इसी वजह से मैंने इस पैटर्न में ये रिएक्शन लिख पाई है। ठीक है, तो क्लोरीन की ब्लीचिंग एजेंट पूछे या ऐसे पूछे क्लोरीन वाटर एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, उसका कारण ये पूरा है।
नेक्स्ट जो रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में आ रखी है, इस बार फिर आ सकती है। और रिएक्शन क्या है कि क्लोरीन की NaOH के साथ रिएक्शन दो, लेकिन ये NaOH के साथ दो तरीके से रिएक्शन देता है, एक कोल्ड और डाइल्यूट NaOH के साथ और एक हॉट और कंसंट्रेट NaOH के साथ। जब कोल्ड और डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन देता है तो ये NaCl और NaOCl बोले तो सोडियम हाइपोक्लोराइट बनाता है, साथ में वाटर भी बनता है। लेकिन जब हॉट और कंसंट्रेट के साथ रिएक्शन देता है तो ये सोडियम क्लोराइड के साथ साथ सोडियम क्लोरेट NaClO3 और वाटर बनाता है। ठीक है, अच्छे से लर्न करना इस रिएक्शन को। देखो यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शन है, आधी से ज़्यादा रिएक्शन आपको लर्न नहीं करनी पड़ेगी, उसमें कुछ खास हेल्प नहीं है, लेकिन कुछ रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ रखी है और वापस भी आ सकती है, उस पर मैंने इंपॉर्टेंट लगवा दिया। वैसे ये ब्लीचिंग एजेंट वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट रिएक्शन है जो अपने, उसका भी मैंने क्वेश्चन पैटर्न लिखा दिया, अमोनिया की रिएक्शन क्लोरीन के साथ देनी है। अब देखो यहाँ अमोनिया और क्लोरीन की रिएक्शन दो तरीके से हो सकती है। पहला तरीका है कि अमोनिया को एक्सेस मिले और फिर क्लोरीन से रिएक्शन कराएं। दूसरा तरीका क्लोरीन को एक्सेस मिले और फिर अमोनिया से रिएक्शन कराएं। तो अगर अमोनिया एक्सेस में हो तो वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और नाइट्रोजन गैस बनाता है। अगर क्लोरीन एक्सेस में ले तो वो NCl3 और HCl बनाता है। NCl3 जो है वो है नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड और ये एक तरह का क्या है, एक्सप्लोजिव है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं अपन, ब्लीचिंग पाउडर प्रिपरेशन की रिएक्शन। ये आपके 10th स्टैंडर्ड में भी ये रिएक्शन होती थी। इस रिएक्शन में अपन को क्या करना है, ब्लीचिंग पाउडर बनाना है। तो देखो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन किससे करानी है, Cl2 से। तो देखो ये Cl, ये OH हॉल ट्वाइस में से एक ऑक्सीजन और Cl2 CaOCl2 बना देगा। पीछे क्या बचेगा, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन H2O, और ये है ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो क्या देता है, क्लोरीन गैस, और फिर आगे वही होगा, ये क्लोरीन गैस क्या करेगी, वाटर से रिएक्शन करेगी और क्या बनाएगी, HCl प्लस HClO बनाएगी। ये अभी अपन देख चुके हैं। फिर क्या होगा, वो HClO जो होगा वो क्या करेगा, HCl और साथ में क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, और ये ऑक्सीजन कलर्ड सब्सटेंस से रिएक्शन करके उसे कलरलेस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ मेटल। देखो ये इतनी सारी रिएक्शन है, लेकिन ये तो सारी आराम से लर्न हो सकती है। जैसे मुझे एग्जाम में क्या है कि क्लोरीन की रिएक्शन भाई आयरन के साथ लिखो, तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, आयरन लेंगे, आयरन की वैलेंसी क्या होती है, +3, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, 1, तो ये इधर और ये नीचे, तो क्या बन जाएगा, FeCl3। तो अपने क्या बन गया, देखो Fe, और इसकी रिएक्शन करानी है क्लोरीन से, और प्रोडक्ट क्या बन गया, FeCl3। अब बैलेंस करनी है तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 3 लगा देते हैं और यहाँ 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपन खुद लिख सकते हैं। ऐसे कैसे, एल्यूमिनियम और क्लोरीन की करानी है, एल्यूमिनियम के ऊपर भी 3 और क्लोरीन के ऊपर 1, तो AlCl3 बन जाएगा। Zn के साथ क्लोरीन की करानी है तो Zn के ऊपर यहाँ होता है 2 और इसकी होती है 1, इधर 2 इधर 1, तो Zn के नीचे 1 और Cl के नीचे 2, ये ZnCl2 बन गया। इसी तरीके से SnCl2, इसी तरीके से CuCl2। तो ये सारी तो आराम से रिएक्शन याद भी हो जाती है, वैसे एग्जाम में आने के चांसेस भी कम ही है। नेक्स्ट है कि क्लोरीन की नॉन मेटल के साथ और 2 नॉन मेटल के साथ रिएक्शन दे रखी है। एक दे रखी है सल्फर के साथ और एक दे रखी है फॉस्फोरस के साथ, और दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब सल्फर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सल्फर जो होता है वो नेचर में बाय डिफॉल्ट 8 एटॉमिक मतलब फॉर्म में होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल में 8 एटम होते हैं। इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाने पर H2Cl2 बनते हैं, जिसे कहते हैं डाई सल्फर डाई क्लोराइड। फास्फोरस जो होता है वो P4 के प्रेजेंट मतलब फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा रिएजेंट है। ठीक है, इसमें बहुत सारी रिएक्शन है PCl5 के साथ होती है। तो PCl5 बनाने की रिएक्शन क्या हो जाएगी, फॉस्फोरस जो कि P4 है उसकी क्लोरीन से रिएक्शन करा के PCl5 बना सकते हैं। एक नेक्स्ट जो अपने लास्ट रिएक्शन है क्लोरीन की वो है ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग नेचर में मतलब अपन ये क्लोरीन जो है किसी का भी ऑक्सीडेशन कर सकती। तो पहले यहाँ देखते हैं कि कौन किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इस वाली रिएक्शन में जो Fe है, इस वाले कंपाउंड में Fe+2 के फॉर्म में, और इस वाले में Fe+3 के फॉर्म में।
तो अगर देखो +2 से +3 ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन में जो फेरस है वो फेरिक में कन्वर्ट हो रहा है। सेकेंड, Na2SO3 की इससे रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ देखो Na2SO3 Na2SO4 माइनस में Na2SO4 में कन्वर्ट हो रहा है। बोले तो सल्फाइड जो है वो सल्फेट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। सल्फाइड जो होता है वो होता है SO3-2 और सल्फेट होता है SO4-2। अगर इसमें मैं सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो आएगी +4 और अगर इसमें निकालूंगा तो आएगी +6। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अगेन ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो सल्फर डाइऑक्साइड बोले तो SO2, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और H2SO4, इसमें अगर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, देखो हाइड्रोजन 2 है तो उसका हो जाएगा +2, सल्फर की निकालनी है तो X, ऑक्सीजन कितने हैं 4, एक की कितनी होती है -2, तो 4 की कितनी हो जाएगी -8, इक्वल में क्या रख देंगे 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो यहाँ 0 है, 0 से 6 हो रहा है, बढ़ रहा है, अगेन ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इस वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है, आयोडीन जो है वो आयोडिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो आयोडीन में देखो क्या है, आई 0 ऑक्सीडेशन नंबर है और यहाँ पर निकालेंगे तो पॉजिटिव का आएगा। इसका मतलब अगेन ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्लोरीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर की होती है और 4 रिएक्शन में फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर दिया, सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया, सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड में और आयोडीन को आयोडाइड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर अपन क्लोरीन के यूजेस देखते हैं। नेक्स्ट लेते हैं क्लोरीन के यूजेज। तो देखो क्लोरीन के यूजेज में पहला है ये ब्लीचिंग एजेंट बनाने के काम आता है, जो कि क्या होता है CaOCl2, इसको बनाने के काम में आता है। और क्लोरीन खुद को ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं। ये CCl4 CHCl3 DDT CFC ये बनाने के काम आता है। ये अपने हेलोजन डेरिवेटिव वाले में सारों की रिएक्शन भी लिखवा रखी है। डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में भी यूज करते हैं। वाटर में अगर क्लोरीन पास की जाए तो उसके सारे बैक्टीरिया को ख़त्म भी कर सकता है। और इन 3 कंपाउंड के प्रिपरेशन में भी क्लोरीन यूज होती है। अब आपको इन तीनों के फॉर्मूले याद रखने हैं। फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या होता है, COCl2। टीयर गैस, आंसू गैस कहते हैं, जिसमें आंसू गैस छोड़ी जाती है ना, कहीं दंगे वंगे होते हैं तो लोग भगाने के लिए वहाँ पे टीयर्स गैस रिलीज की जाती है, क्या होती है CCl3NO2। और मस्टर्ड गैस कैसे याद रखेंगे, बीच में सल्फर बनाएंगे, इस तरफ CH2CH2Cl, इस तरफ भी CH2CH2Cl, ये मस्टर्ड गैस होती है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो। फिर अपने एक लास्ट कंपाउंड बचता है ग्रुप 17 में HCl, उसको देखते हैं, छोटा सा टॉपिक है और फिर आज का वीडियो एंड करते हैं। आज का लास्ट टॉपिक लेते हैं और इसके साथ अपना ग्रुप 17 भी पूरा हो जाएगा। वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन देखते हैं, एकदम सिंपल सी है। NaCl की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवानी है तो क्या बनेगा, देखो यहां से एक H और यहां से Cl, HCl के फॉर्म में निकल जाएंगे। पीछे क्या बनेगा, NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। फिर ये NaHSO4 जो है वो NaCl के साथ रिएक्शन करके Na और Na2SO4, यहां से एक H और यहां से Cl, HCl। तो इस तरीके से ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बड़ी आसान रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। तो HCl जो होता है वो कलरलेस और पंजेंट गैस होती है। आप में से कुछ लोग तो सोचते होंगे लैब में HCl अपन ने लिक्विड फॉर्म में ही देखा है, तो अपन सोचते हैं कि HCl लिक्विड ही नहीं, HCl जो है वो कलरलेस और पंजेंट गैस है। क्योंकि वाटर में ये आसानी से डिजोल्व होती है, तो लैब में जो मिलता है वो उसका एक्वस सॉल्यूशन है जो कि एसिड होता है। ठीक है, HCl वाटर में रिएक्ट करके H प्लस और Cl माइनस बनाती है। वो H प्लस H2O के साथ रिएक्शन करके H3O प्लस बना लेता है, जिसको क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। और इस तरीके से ये एक एसिड है। और कौन सा एसिड है, अरेनियस एसिड है। ठीक है, अगर मैं इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखूं, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट वाले ऊपर लिखते हैं, रिएक्टेंट वाले नीचे लिखते हैं। और ये ज्यादा आता है, ज्यादा आने का मतलब ये आसानी से डिसोसिएट हो रहे हैं, इनमें कन्वर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब H प्लस देने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो वो क्या शो कर रही है कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये अपन सब जानते भी हैं। नेक्स्ट है इसकी रिएक्शन NH3 के साथ। तो अगर कहीं से HCl गैस निकल रही है तो और वहां पे मैं NH3 से ले जाऊं तो NH3 और HCl आपस में रिएक्शन करके NH4Cl बनाएंगे। और NH4Cl जो होता है व्हाइट कलर के, वो क्या कहते हैं, ऐसे अपने धुआं जैसा निकलेगा। तो NH3 और HCl, NH4Cl और उसके व्हाइट फ्यूम बनेंगे।
अमोनियम क्लोराइड की। नेक्स्ट है एक्वारेजिया, 10th स्टैंडर्ड में 11th में भी था, सुना होगा। HNO3 और HCl का ये क्या है, मिक्सर है, जिसमें HCl के 3 पार्ट लेते हैं और HNO3 का 1 पार्ट लेते हैं। बोले तो मुझे 100 ml ये बनाना है तो 75 ml तो मैं क्या लूंगा, HCl, और 25 ml मैं क्या लूंगा, HNO3। 3:1 में लेने हैं। तो जो मिक्सर बनेगा उसे क्या कहेंगे, एक्वारेजिया रॉयल वाटर। और ये इतना रिएक्टिव होता है कि जो नोबल एलिमेंट होते हैं, मतलब जो कम रिएक्टिव एलिमेंट है, कौन से, गोल्ड और प्लेटिनम, उनके साथ भी रिएक्शन कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है, उसका कारण देखते हैं। HCl और HNO3 आपस में रिएक्शन करके क्लोरीन बनाते हैं, जिसको कहते हैं नेसेंट क्लोरीन, एटॉमिक क्लोरीन। और ये इतनी रिएक्टिव होती है कि किसी से भी रिएक्ट कर सकती है। तो ये क्लोरीन जो होती है वो गोल्ड से रिएक्शन करके उसके कंपाउंड बना लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है Na2CO3, NHCO3, Na2SO3 के साथ क्या करनी है, अपने रिएक्शन देखनी है HCl की। सिंपल सी रिएक्शन है, अपने 10th की बुक में भी ये दोनों रिएक्शन होती है, ये आ सकती है आपके, अच्छी रिएक्शन है। तो देखो कैसे याद रखेंगे, देखो Na2CO3 CO3 की रिएक्शन अपन को HCl के साथ लिखनी है। तो यहाँ के 2 Na और ये Cl 2NaCl के फॉर्म में निकल गए, और यहाँ के 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन H2O के फॉर्म में निकल गया, पीछे बचेगी CO2, रिलीज हो जाएगी। दूसरी है NHCO3 के साथ, इसमें भी देखो ये Na और ये Cl NaCl के फॉर्म में। ठीक है, अगेन वही, एक हाइड्रोजन इधर से, एक हाइड्रोजन इधर से, और एक ऑक्सीजन H2O के फॉर्म में, पीछे CO2 निकल जाएगी। Na2CO3 की रिएक्शन HCl के साथ जैसे थी वैसे वैसे Na2SO3 की भी हो जाएगी। यहां C था इसलिए CO2 निकल रहा है, यहां S है तो SO2 निकल जाएगा। उसके अलावा अपन को यूजेज लिखना है, जो कुछ खास है नहीं। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन और क्लोराइड, क्लोरीन बनाने की रिएक्शन थी जिसमें मैग्नीज ऑक्साइड से अपन ने बनाई थी, उसमें रिएक्शन किससे कराई थी, HCl से। तो क्लोरीन बनाने के लिए, क्लोराइड बनाने के लिए, देखो यहाँ क्लोराइड भी बन रहा है, तो ऐसे के लिए यूज कर सकते हैं, लैब में रिएजेंट की तरह यूज करते हैं, एक्वारेजिया बनाने में यूज करते हैं। ये कैलिको प्रिंटिंग, बोले तो जो अपने ये कॉटन वॉटन की जो चीजें होती है उन पे कलर्ड डिजाइन बनाने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और टैनिंग, टैनिंग आप समझते होंगे, वो लेदर फॉर्मिंग जो चीजें होती है उसमें, लेदर बनाने में, उसमें ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूजेस तो इतने कुछ खास है नहीं इसके। इसके साथ अपना ग्रुप 17 भी पूरा होता है। अब अपन को पी ब्लॉक में सिर्फ एक और करना है, ग्रुप 18, इसके साथ अपना पी ब्लॉक भी पूरा हो जाएगा। देखो इस चैप्टर पे मेहनत करो बेटा, जितने भी रिएक्शन वाले चैप्टर है उनको आप अभी से लर्न करने की कोशिश करो। बहुत टाइम मिल रहा है आपको इस साल, एक्स्ट्रा टाइम भी मिल रहा है, चैप्टर भी छोटे हैं, तो दबा के मेहनत कीजिए तो आपके बहुत अच्छे नंबर भी आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप इन सब टॉपिक पे अच्छे से मेहनत करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।